हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 आई मीन ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना चैप्टर चल रहा है इलास्टिसिटी, उसका लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। पहले वाले लेक्चर में हमने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक सिंगल टाइप यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया था। आज हम लोग उसका टाइप 2 और टाइप 3 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हेडिंग लगा लिया जाए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, अपना मेन टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। एक टाइप इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग डिस्कस किए हैं। आज इसका सेकंड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे और वो होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। वैसे बुक में इसको के से डिनोट करता है, के से हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिनोट करेंगे। फिलहाल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझो बेटा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो फॉर्मूला तो वही होना है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट कैसा स्ट्रेस कैसा स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का नेम एंड टाइप चेंज होता है, मॉडुलस का नेम और टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से। मान लो बच्चा लोग, ये आपके पास एक कंटेनर है और इसमें पूरा लिक्विड है। ठीक है, इसमें कंसिडर करते हैं कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो लिक्विड हमेशा इस ऑब्जेक्ट के पूरे सरफेस एरिया के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, इस तरह का ये फोर्स लगाएगा कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अभी इसका ओरिजिनल वॉल्यूम हम ही मान रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा श्रिंक कर जाएगा फोर्स की वजह से। जो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है, इसको हम डेल वी से डिनोट कर रहे हैं। डेल वी का मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है बच्चा लोग, अब यहीं से आपको समझ में आएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? तो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलो या बल्क स्ट्रेन बोलो, एक ही बात है, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है बच्चा लोग, तो देयरफॉर यहां से इसका फॉर्मूला बन गया B बराबर बल्क स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई सा भी हो, उसका फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, तो बल्क स्ट्रेस हो गया आपका F बाई ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन माइनस डेल वी बाई भी, या बल्क स्ट्रेन आप बोल सकते हैं। चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस साइन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे B बराबर F डिवाइडेड बाई ए, माइनस साइन के साथ, माइनस ऊपर चला गया, भी ऊपर चला जाएगा, डेल भी नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पे जो F बाई ए है बच्चा लोग, फोर्स बाई एरिया, इसको हम बोल देंगे प्रेशर। तो देयरफॉर B बराबर अपने पास फॉर्मूला निकला माइनस PV बाई डेल V। ये B स्टैंड फॉर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको राइट किया जाए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। B का फॉर्मूला निकला माइनस PV बाई डेल V, जहां पे P क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, F बाई ए। राइट कीजिए इसको फास्ट। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा अपना कॉम्प्रेसिबिलिटी। हेडिंग डाला जाए कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम लोग के से डिनोट करेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है जी, अच्छा समझिए ये कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है बच्चा लोग। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज द रेसिप्रोकल of
bulk modulus of elasticity. It is the reciprocal of bulk modulus of elasticity. ये bulk modulus of elasticity का रेसिप्रोकल होता है, तो therefore compressibility के बराबर 1 bulk modulus of elasticity 1/b हो जाएगा। चलिए अभी आपको हमने B का एक फॉर्मूला बताए थे, बट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर -PV/Δv बेटा। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इधर अगर करेंगे तो हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी के बराबर 1 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी -PV/Δv, तो ये ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर के बराबर -Δv/PV। ये कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हुआ। राइट कीजिए इसको फास्ट। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी हो, उसका जो यूनिट होता है वो स्ट्रेस का यूनिट होता है, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और नीचे में जो स्ट्रेन होता है बेटा वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट पास्कल, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉम्प्रेसिबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी है 1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो K बराबर 1 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया बेटा? K का पास्कल इनवर्स। माइंड में रखिएगा, ऐसा यूनिट कॉम्प्रेसिबिलिटी का पास्कल इनवर्स, या आप बोल सकते हैं इसको मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का उल्टा। ठीक है, पास्कल इनवर्स कॉम्प्रेसिबिलिटी का ऐसा यूनिट होगा। लिखा जाए, हो गया। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बस स्ट्रेस और स्ट्रेन का नाम चेंज हो रहा था। तो बल्क मॉडुलस मतलब बल्क स्ट्रेस बाय बल्क स्ट्रेन, या वॉल्यूम स्ट्रेन भी जिसको बोलते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, उसका रेसिप्रोकल को कॉम्प्रेसिबिलिटी बोला जाता है। पूरे डिटेल में आपके सामने बोर्ड पे है। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा लोग, वो होगा अपना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये थर्ड टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग G से डिनोट करेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलिए समझिए क्या है, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, और टेबल पे हम एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट, कोई मोटा सा बुक मान लो, ऐसा हम इसको रख दिए। ठीक है, इसका बेटा ओरिजिनल लेंथ हमारा L है। ये जो टॉप फेस हुआ, टॉप फेस, और ये हो गया इसका बॉटम फेस, बॉटम फेस। शियर मॉडुलस ऑफ शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के टाइम में हम ये फिगर आपको बना के दिए थे। बॉटम फेस जो है इसका, ये है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। कुछ नाम दे देते हैं, मान लो A है, B है, ये पॉइंट C है, ये आपका D है। जब बच्चा लोग इस पे टेंजेंशियल शियर फोर्स लगेगा, कंसिडर करो कि बिल्कुल इसको टच करता हुआ एक हम फोर्स लगाए, इसी फोर्स को हम लोग शियरिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, शियरिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से होता क्या है भाई, तो ये जो D पॉइंट है थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाता है D डैश पे, और ये C पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाता है C डैश पे। मतलब अब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो टिल्ट हो जाता है, एक स्मॉल एंगल थीटा से शियर्ड हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम मान रहे हैं डेल एक्स। तो यहाँ पे मेरा बच्चा स्ट्रेस जो हो रहा है वो शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, और जो स्ट्रेन हो रहा है वो भी शियरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन हो रहा है। इन्हीं के रेशियो को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका मतलब कि अगर आप डेफिनेशन और फॉर्मूला की बात करें तो G मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग
शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है जी। अब दोनों का फॉर्मूला है आपके पास, देयरफॉर G बराबर दुनिया का स्ट्रेस कोई भी टाइप का फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई बेटा शेयरिंग स्ट्रेन डेल एक्स बाई एल, हम आपको बताए थे पहले के क्लास में, तो ये डेल एक्स बाई एल। तो देयरफॉर यहाँ से आपको ना G का वैल्यू मिला जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, G बराबर देखिए ये L ऊपर चल जाएगा तो FL डिवाइडेड बाई A इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला निकला आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, G बराबर FL डिवाइडेड बाई A इंटू डेल एक्स लिखा जाए। सारा टर्म आपको पहले से पता था, शेयरिंग स्ट्रेस भी आपको पता था, शेयरिंग स्ट्रेन भी पता था, और मॉडुलस कोई भी हो वो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का ही रेशियो होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का नाम चेंज करके हम लोग 3 टाइप का मॉडुलस पढ़े। पहला यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन लिखा जाए। इसका फॉर्मूला राइट कीजिए, फिर आगे का टॉपिक समझाते हैं हम आपको। तीनों टाइप का मॉडुलस हम लोग पढ़ लिए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब एक छोटा सा सवाल, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ आपके सामने बोर्ड पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ दे दिया है 1.5 मीटर, मतलब L इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है बेटा, एक्सटेंड्स 1.5 mm, कितना बढ़ता है तो 1.5 mm बढ़ जाता है, मतलब डेल L का वैल्यू चेंज इन लेंथ है आपका 1.5 mm। कब बढ़ता है भाई? When a force is applied to it, जब इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है। आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन इट, स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यहाँ पे वैल्यू गिवन है, y बराबर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आप लोग पहले ट्राई करें, अगर नहीं बनता है तो फिर बातचीत हम करते हैं। चलिए देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, y बोले तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से फोकस करते हो तो जो भी यूनिट्स हैं यहाँ उस पे पहले ध्यान दीजिए। SI यूनिट में है, ये भी SI यूनिट में, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 1.5 mm मतलब 1.5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। ठीक है बेटा, स्ट्रेस पूछा है तो आपको यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा। यंग मॉडुलस बराबर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस लिखिए डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम स्ट्रेस का वैल्यू निकालें तो देयरफॉर स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन हो जाएगा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है 2 इंटू 10 का पावर 11 इंटू स्ट्रेन बेटा डेल L बाई एल, लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल L बाई एल। स्ट्रेन की जगह पे वैल्यू सबका पुट किया जाए, 2 इंटू 10 का पावर 11 इंटू डेल L का वैल्यू है 1.5 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ है आपका 1.5, ऊपर और नीचे से आपका 1.5 कैंसिल हो जाता है और ये फाइनली निकल के आता है 2 इंटू, देखो ये 10 का पावर 11 और ये -3 मतलब 10 का पावर 8 हो गया। और स्ट्रेस का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए या पास्कल लिखिए, दिस विल बी आंसर। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आप राइट कीजिए फास्ट। चलिए अगला टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है बेटा वो है पॉइजन्स रेशियो। हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉइजन्स रेशियो। अब देखो ये किस बला का नाम है। पॉइजन्स रेशियो को हम लोग इस सिंबल से सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या है पॉइजन्स रेशियो समझो बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा।
जैसे आप मान लें कि कोई भी रबर है, कोई भी वायर है, उसको जब आप पकड़ के इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे वो लंबा होगा बेटा वैसे वैसे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा, मतलब वैसे वैसे वो वायर पतला होता जाएगा। तो लेंथ में जब आप एक्सटेंशन कर रहे हो, उसका लेंथ आप बढ़ा रहे हो, जिस रेशियो में आप उसका लेंथ बढ़ाएंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी रेशियो में घटता जाएगा, मतलब जो आपका वायर है उसी रेशियो में पतला होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका वायर, आपका कंडक्टर ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो इसी एग्जाम्पल में आपको समझना है। एट अ टाइम हम किसी भी वायर के ऊपर जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स लगा रहे हैं, तो दो टाइप का स्ट्रेन यहाँ पे अपने को पता चल रहा है। एक तो उसका लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसमें, उसको हम लोग लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। साथ साथ में जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ा रहे हो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली वायर का जो डायमीटर है वो घटता जा रहा है। तो वायर का जो डायमीटर घट रहा है, आई मीन जो उसका थिकनेस घट रहा है, इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। इन्हीं दोनों क्वांटिटी का रेशियो होता है पॉइजन्स रेशियो। मींस पॉइजन्स रेशियो is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। समझिए, थोड़ा सा और फील कराते हैं हम आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। जैसे आप मान लो बेटा ये आपका फिक्स सपोर्ट है, और इससे हम एक वायर को थोड़ा मोटा करके मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि फील हो सके। एक वायर को हम ऐसा इलोंगेट कर दिए, ठीक है जी। इसका ओरिजिनल लेंथ हम कुछ मान लेते हैं भाई, इसका ओरिजिनल लेंथ है हमारा L है, ओरिजिनल लेंथ L है। अब और इसका ओरिजिनल डायमीटर, जो इसके ओरिजिनल डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका ओरिजिनल जो डायमीटर है इसको हम D से डिनोट कर रहे हैं। L का मतलब हो गया ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और D का मतलब हो गया बेटा ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर। अब मान लो कि आप इसके ऊपर, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, तो जैसे जैसे ये लंबा होगा बेटा वैसे वैसे ये पतला भी होता जाएगा। ठीक है, मीन्स धीमे 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 करके ये थोड़ा पतला हो गया और इसकी लंबाई भी बढ़ गई। ठीक है ना, अब ये वायर आपका ऐसा हो गया। इसके लेंथ में जो चेंजिंग आ रहा है इसको हम डेल L से डिनोट कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसका डायमीटर भी घट गया है। तो डायमीटर में जो चेंजिंग आया है, पहले डायमीटर D था, थोड़ा घट गया, तो डायमीटर में जो चेंजिंग आया है उसको हम डेल D से डिनोट कर रहे हैं। डेल D का मतलब चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर। तो यहाँ बच्चा मेरा आप देख रहे हो कि एक ही साथ दो टाइप का स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। इन्हीं दोनों स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। मीन्स पॉइजन्स रेशियो बराबर फॉर्मूला होगा आपका या डेफिनेशन होगा लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डायमीटर में होगा, मीन्स डेल D डिवाइडेड बाय D, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका डेल L डिवाइडेड बाय L। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बराबर, ये L आपका ऊपर चल जाएगा, L इंटू डेल D डिवाइडेड बाई D नीचे आया D इंटू डेल L। ये फॉर्मूला निकल के आया आपका पॉइजन्स रेशियो का। दिस इज पॉइजन्स रेशियो। ओके, आई होप समझ में आया। बहुत प्रैक्टिकल बात है बच्चा लोग। कोई भी वायर है, इलास्टिक बॉडी है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जैसे जैसे वो इलोंगेट करेगा वैसे वैसे उसका थिकनेस कम होगा। थिकनेस कम होने का मतलब उसका डायमीटर घटता जाएगा, पतला होता जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप का स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, एक लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा उसके थिकनेस में डायमीटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। Poisson's ratio is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने फिगर बनाया जाए, डू इट फास्ट।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। हेडिंग डालिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं ग्राफ को, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब आपको ग्राफ बनाना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हुक्स लॉ बोलते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट वहां एक प्यारा सा शब्द हम जोड़े थे, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही ऐसा होना चाहिए। अब पहले थोड़ा प्रैक्टिकली फील करो, फिर हम आपको ग्राफ समझाएंगे। ग्राफ में इस्तेमाल होने वाला हर एक पॉइंट के बारे में हम आपको समझाएंगे। जैसे आप मान लो बच्चा मेरा, एक वायर है आपके पास और उस वायर को पकड़ के आप ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, इलास्टिक है, इलास्टिक बॉडी है। तो जैसे जैसे आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे वो एकदम फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इलोंगेट करेगा। फिर क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इलोंगेट करता जाएगा। एक बैग थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर वो पतला होगा और फाइनली टूट जाएगा। एकदम प्रैक्टिकली आप इसको सोचिए। एक वायर है, वायर के ऊपर थोड़ा सा और इसको फील कराने के लिए हम चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ ही बनाना है, थोड़ा फील करा देते हैं। कंसीडर करो ये एक फिक्स सपोर्ट है और ये एक वायर लिए और यहाँ पे एक हम पैन टाइप का, कड़ाही टाइप का कुछ रख दिए, ठीक है जी। चलिए होगा क्या बेटा, धीमे धीमे समझना। मान लो कि हम यहाँ पे कोई 10 kg का ऑब्जेक्ट दिए, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, m/g। अगर आप 20 kg का यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाएंगे वेट बढ़ता जाएगा और इस वायर के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगेगा। धीमे धीमे वायर का लंबाई बढ़ रहा है एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। 10 kg रखे 2 सेंटीमीटर बढ़ा, 20 kg रखे 4 सेंटीमीटर बढ़ा, 30 kg रखे 6 सेंटीमीटर बढ़ा। उसके बाद क्या होगा कि अचानक से ये लंबा होगा और फिर पतला होकर टूट जाएगा, कोई एक पॉइंट पे ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इसी स्टेटमेंट्स को, इन्हीं बातों को अपने को ग्राफ में सॉल्व करना है, ग्राफ में बना के रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या देखा कि शुरू में जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसमें इलोंगेशन हो रहा है, मतलब उसमें स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। एकदम धीमे धीमे करके समझते हैं ग्राफ को। कंसिडर कर लो कि इस पॉइंट पे हम स्ट्रेस को शो कर रहे हैं और ये जो अपना पॉइंट है इस पे हम स्ट्रेन को शो करेंगे, ठीक है। शुरू में आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट O है आपका और यहाँ पे हम आए, ये है पॉइंट हमारा A, ठीक है जी। O से A तक स्ट्रेस ना स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, O से A तक, ठीक है बेटा। उसके बाद थोड़ा और हम फोर्स लगाए, ये ग्राफ थोड़ा और आगे बढ़ा। मान लेते हैं ये ग्राफ यहाँ से B पॉइंट पे आया, ठीक है। उसके बाद ये इलोंगेट हुआ, ठीक है। B पॉइंट के बाद मान लीजिए ये इलोंगेट हो गया, C पॉइंट पे चला और फिर ये ऐसा एकदम मैक्सिमम स्ट्रेस टॉलरेट किया पॉइंट D पे और फाइनली E पॉइंट पे आके वो टूट गया। देखिए एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले जो ग्राफ का सेक्शन है आपका OA, ग्राफ का जो सेक्शन है OA, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब कि ग्राफ के इस सेक्शन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका मतलब कि यहाँ पे बेटा हुक्स लॉ ओबे हुआ है, हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ को ओबे किया गया है। अच्छा, ये जो पॉइंट A है प्रोपोर्शनल लिमिट है। पॉइंट A को हम क्या बोले, O से A तक जो ग्राफ का है ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है बच्चा लोग। बेटा ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B है इलास्टिक लिमिट, पॉइंट B है आपका इलास्टिक लिमिट। अच्छा, पॉइंट B को हम इलास्टिक लिमिट इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप फोर्स लगा रहे थे, जब आप स्ट्रेस लगा रहे थे तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में A पॉइंट तक ग्राफ बढ़ा था। फोर्स लगाना छोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना बड़ा हो जाएगा, इलास्टिक बॉडी है। पॉइंट B तक यही काम होगा। पॉइंट B तक जब आप फोर्स लगा के, स्ट्रेस लगा के आप ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस पाएगा।
लेकिन पॉइंट बी के बाद अगर आप स्ट्रेस लगा देते हो तो उसमें एक परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर वो अपने ओरिजिनल पाथ को, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए इस पॉइंट सी को बोलते हैं बेटा एल्ड पॉइंट। पॉइंट सी है आपका एल्ड पॉइंट। एल्ड पॉइंट पे आने के बाद जो आपका बॉडी होता है, इलास्टिक बॉडी, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। इसलिए ओ से सी तक का जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये परमानेंट सेट हो गया। पॉइंट सी डैश को आप ध्यान से देखिए। पॉइंट सी किस पे है भैया? स्ट्रेन पे है। मतलब पॉइंट सी पर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है। स्ट्रेस का वैल्यू 0 होने के बावजूद भी उसमें एक स्ट्रेन है, उसमें एक स्ट्रेन, परमानेंटली उसमें एक स्ट्रेन आ गया। अब मान लीजिए एक वायर था, उसका इलास्टिक लिमिट था 20 सेंटीमीटर तक। 10 सेंटीमीटर का वायर था, 20 सेंटीमीटर तक खींच के उसको छोड़ेंगे तो 10 पे वापस आ जाएगा। अब आप उसको 25-30 सेंटीमीटर लंबा खींच दिए तो वापस अब 10 सेंटीमीटर पे नहीं आएगा, वो 12-13 सेंटीमीटर पे थोड़ा लमड़ के, थोड़ा बड़ा होके स्टॉप हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का उसमें एक परमानेंट सेट हुआ। वो कब हुआ? जब आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस लगा दिए। अच्छा, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो आप देखिए ग्राफ का सेक्शन सी पॉइंट से, ठीक है, ये बिना किसी स्ट्रेस का फ्लो डाउन हो गया है। मतलब हम स्ट्रेस नहीं लगाए तब भी उसमें एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जो पॉइंट डी है आपका, ये है अल्टीमेट। पॉइंट डी है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट डी पे टॉलरेट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके वायर पतला हुआ और पॉइंट ई पर आने के बाद ये जो पॉइंट ई है यहाँ पे आके वायर आपका टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। इसलिए पॉइंट ए को फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं। फ्रैक्चर पॉइंट बोलिए या ब्रेकिंग पॉइंट बोलिए। एकदम आराम से इस सारे ग्राफ के हर पॉइंट को आपको समझना है। किसी भी वायर में जैसे जैसे हम स्ट्रेस लगाएंगे, शुरू में बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कब तक? पॉइंट ए तक। इस पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनल लिमिट। ओ से ए तक जो ग्राफ का सेक्शन है, इसमें हुक्स लॉ पूरी तरह ओबे हुआ है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, प्रोपोर्शनल हुआ है। पॉइंट बी है आपका इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी पे आके अगर आप ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगाना बंद करते हैं तब भी वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा। लेकिन पॉइंट बी के बाद वो एक परमानेंटली डिफॉर्म करेगा, उसमें कुछ परमानेंट सेट होगा, फिर फ्लो डाउन करेगा, बिना स्ट्रेस का ही उसमें स्ट्रेन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, एक मैक्सिमम स्ट्रेस को टॉलरेट करेगा पॉइंट डी पे और उसके बाद वायर आपका टूट जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल बात है। वायर पे आप फोर्स लगाएंगे इलास्टिक बॉडी पे, यही सीन बनेगा। शुरू में एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, फिर अचानक बढ़ के पतला होगा और टूट जाएगा। इसी सारे स्टेटमेंट को ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, एल्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और ये लास्ट में आपका ब्रेकिंग पॉइंट या जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ग्राफ बनाया जाए। हाँ, जो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यूज़ किए थे अभी अपने ग्राफ में, उन सारे पॉइंट्स का एक हाईलाइट नोट्स हम आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। इसको समझिए। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको आपको समझाते हैं कि ये क्या मैसेज आपको देना चाह रहा है। सारा बात बताए थे, बस नोट्स के लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने इसको लिख रखा है। सबसे पहले देखो बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि जो पॉइंट ए है वहां तक आपका प्रोपोर्शनल लिमिट था, इसलिए कि इस रीजन में क्या था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। स्ट्रेस और स्ट्रेस बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। उसके बाद आपका पॉइंट बी था। पॉइंट बी आपका इलास्टिक लिमिट था। मैंने बोला था कि यहां तक ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल, वायर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस पाएगा। इट इज द पॉइंट अप टू विच इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
मतलब इस पॉइंट तक, आई मीन इलास्टिक लिमिट तक जो वायर है उस पे अगर लगने वाला फोर्स या स्ट्रेस हटा दिया जाएगा तो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा, वापस पा लेगा। इसलिए पॉइंट बी को हम लोग बोले थे इलास्टिक पॉइंट। उसके बाद था आपका पॉइंट सी ग्राफ में। पॉइंट सी क्या था भाई, वहां पे बिना किसी स्ट्रेस के आप देखे थे स्ट्रेन के बिल्कुल पैरेलल ग्राफ जा रहा था, मतलब कोई स्ट्रेस लग नहीं रहा था फिर भी उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा था। At this point there is appreciable deformation without increasing stress, इसीलिए एंड पॉइंट बोलते हैं, लमड़ जाता है, बह जाता है, फ्लो डाउन हो जाता है। At this point there is appreciable deformation without increasing stress। और अल्टीमेट स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस वायर टॉलरेट करता है, जो सबसे टॉप का पॉइंट था, पिक का पॉइंट था ग्राफ का, वो अपना पॉइंट डी था। अपने सेक्शन में पॉइंट डी से डिनोट किए थे, ये आपका था एल्ड पॉइंट। और लास्ट में ई पॉइंट से डिनोट किए थे हम फ्रैक्चर पॉइंट को, जहां पे जाके आपका वायर टूट जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो सारे पॉइंट को आप लोग अपने नोट में लिख लें, राइट कर लें। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हो गया बच्चा लोग। चलिए अगला एक टर्म हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस को थोड़ा ढंग से समझते हैं, क्या होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस। उसके बाद एक हम टर्म आपको पढ़ाएंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी समझते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ये अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है। देखिए कोई भी इलास्टिक बॉडी जो मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम लोड टॉलरेट कर पाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। डेफिनेशन लिख देते हैं हम आपके लिए, पब्लिक डिमांड होता है डेफिनेशन सर, एकदम लिखेंगे डेफिनेशन। द मैक्सिमम या अल्टीमेट, मैक्सिमम का मतलब अल्टीमेट, द मैक्सिमम लोड टॉलरेटेड बाय एनी इलास्टिक बॉडी, tolerated by any elastic body, tolerated by any elastic body per unit original cross sectional area, per unit original cross sectional area। ओके, तो यहाँ से आपका अल्टीमेट स्ट्रेस का एक फॉर्मूला मिलेगा। अल्टीमेट स्ट्रेस बराबर मैक्सिमम लोड या अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बेटा अल्टीमेट स्ट्रेस का फॉर्मूला है आपके पास, लिखा जाए। हो गया बच्चा लोग। चलिए अगला जो टर्म है अपना वो समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है और इस लेक्चर का लास्ट टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का दृष्टिकोण, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। यहीं से इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, देयरफॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिकली इसको फील कीजिए क्योंकि काफ़ी अहम है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोले तो अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। अब देखिए कोई भी मटेरियल है उसका एक अपना कैपेसिटी है, कोई भी वायर है उसका एक अपना कैपेसिटी है बच्चा लोग स्ट्रेस को टॉलरेट करने का, कि उसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे वो कितना फोर्स टॉलरेट कर रहा है। उससे ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे तो अल्टीमेटली वो ब्रेक करेगा, टूट जाएगा। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी खतरनाक होगा। आप इस चीज़ को इंडस्ट्री में सोचिए, मान लीजिए कि एक वायर है, मोटा सा वायर है, उससे आपको 500 kg तक का कोई लोड आप कैरी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 600 kg का लोड उस पर देंगे तो अल्टीमेटली टूटेगा तो बहुत सारा नुकसान होना पॉसिबल है। तो सुरक्षा का दृष्टिकोण ये बोलता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये बोलता है कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस होना चाहिए बेटा वो अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जो वर्किंग स्ट्रेस हो ये या तो कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा भाई अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर हो, अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर हो। ठीक है, बराबर होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये छोटा होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होगा। तो माइंड में रखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा हो सकता है। सुरक्षा का दृष्टिकोण ये बोलता है कि 1 से ज़्यादा हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट और वर्किंग स्ट्रेस बराबर होगा तो कट के रेशियो 1 आएगा। लेकिन ये बड़ा डेंजरस केस है। मान लीजिए कि 50 kg एक वायर है, 50 kg तक का ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप 50 kg उससे कैरी कर रहे हो, सेफ हो, लेकिन थोड़ा सा भी और उसमें वेट अगर बढ़ जाता है तो वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, जिससे आपकी कैजुअलिटी होगी। तो हमेशा वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होना चाहिए। यह है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस चैप्टर में जो इलास्टिसिटी टॉपिक था, इलास्टिसिटी से हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें फिर प्रेशर पढ़ाया है, प्रेशर का वेरिएशन एंड एवरीथिंग। जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।